नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर आपका। हम आपको विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बताए थे आपको। जो विज्ञान के टॉप 50% जो एग्जाम में बार बार पूछे गए उनकी मैंने लिस्ट बनाई थी। तो मैंने 1 से लेकर 20% तक तो पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन संख्या 21 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, आपका ध्यान इधर रहेगा तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ आपका ध्यान इधर रखो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई कमी रह रही है तो उसको बताइए, हम थोड़ा और सुधार की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी सेटअप तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे हो पाएगा। जैसा भी है आप सभी दोस्तों का सहयोग रहा तो अच्छा होगा काम। तो हम विज्ञान के जो प्रश्न थे वो बता रहे थे। मैंने बताया था लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। डायप्टर में मापी जाती है। रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लिया को कहा जाता है। रुधिर की खोज किसने की, कोरल लैंडस्टीनर ने की। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिविजन करा रहा हूँ। रक्त का बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए डी ई के वसा में घुलनशील। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर अगला हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन तो एड्रेनलिन है। और वैसे हृदय को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर। और फिर बताया मैंने शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज जो अपने कान में होती है। ये सब कुछ बता चुके हैं। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। आगे निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ऐसे पद्धति में मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। रॉकेट को उड़ाने के लिए न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। और ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, इस राशि है। ये सब बता चुका हूँ। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे, केपलर ने। तो ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन संख्या 21 से। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग वो वेग होता है जिस वेग को देने के बाद में कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। कहने का मतलब जैसे ये पलायन वेग का मान है यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर मैं किसी वस्तु को फेंक दूंगा तो वो वापस धरती पर कभी लौट कर नहीं आएगी। कहने का मतलब वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाएगी। चाहे मैं किसी वस्तु को फेंकूं, चाहे मेरे खुद को फेंक दो आप 11.2 किलोमीटर की स्पीड से, तो मैं वापस नहीं आऊंगा। समझ रहे हो। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप किसी वस्तु को वेग दे दोगे तो वो वापस धरती पर नहीं आएगी। वो वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है। तो वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, उसका यंत्र क्या है, उसका नाम है बैरोमीटर। वायुमंडल का जो दाब होता है उसको नापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, नीचे आने पर बढ़ता है। ये अगला प्रश्न हो गया। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूध में एक शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। तो उसी से ध्यान रखना, दूध की शुद्धता की जांच किससे में की जाती है, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता की जांच किससे की जाती है, लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर द्रव की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शांतता क्या होती है। शांतता क्या होती है, किसी द्रव के बहने के गुण का विरोध करना ही शांतता है। जैसे शहद को आप ढोलोगे तो वो धीरे धीरे बहता है क्योंकि उसकी शांतता ज्यादा है। मगर आप उसका तापमान बढ़ा दोगे तो वो जल्दी बहेगा। कहने का मतलब उसकी शांतता कम होती है। तो शांतता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर शांतता घटती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 17 सेकंड। कुछ बुक्स में 8 मिनट 19 सेकंड भी बताते हैं। तो जो ऑप्शन आए वो टिक कर देना है। और कोई पूछ ले कि 8 मिनट 17 सेकंड लग तो रहे हैं पर वो कितनी स्पीड से आ रहा है, स्पीड क्या उसकी। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है तो भी उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट 17 सेकंड।
अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आपका पता होना चाहिए, आपकी आंख की जो पीछे वाला सीन होता है वो रेटिना होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है रेटिना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, वहां पर अपना प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु को जब अपन देखते हैं तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में, आंख के पिछले वाले हिस्से में। और वो प्रतिबिंब बनता कैसा है? उल्टा। रेटिना में जो आप किसी चीज को देख रहे हो तो वो कहाँ, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। पर ऑप्टिक नर्व उसको क्या कर देती है? सीधा कर देती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। फिर अगला है, कार व बसों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा बहुत सारे जो व्हीकल होते हैं उनके साइड मिरर होते हैं जो कि पीछे की सीन को देखने के लिए काम में आते हैं। साइड मिरर का क्या काम करते हैं? पीछे का सीन देखने का काम करते हैं। तो ये पीछे देखने के लिए वो दर्पण कौन सा है? तो वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है वो जो प्रतिबिंब है उसको वास्तविक बनाता है, वह छोटा बनाता है। जो पीछे की जो सीन है उनको छोटा दिखाता है, वरना वो बड़ा दिखाता तो उस शीशे के अंदर क्या गाड़ी ट्रक दिख जाते? नहीं दिखते। तो उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए भी किया जाता है, ये ध्यान रखना। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। फिर अगला है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको पता होगा रक्त का रंग लाल है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या? हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। तो ये प्रश्न क्या आ जाए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? आयरन। इस वजह से एनीमिया के रोगियों को आयरन की गोली दी जाती है। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर आता है अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है वो है ओ सबको दे सकता है। और सर्वग्राही जो सबका ले सकता है वो है AB। वो तो क्या कर सकता है? सबको दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा है? AB क्या कर सकता है? सबका रक्त ले सकता है, तो AB सर्वग्राही और O सर्वदाता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके भोजन में प्रोटीन की कमी है तो एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं क्वार्सिकोर। कौन सी बीमारी हो जाती है? क्वार्सिकोर में क्या होता है? उसकी हथेलियां वगैरह जो चेहरा है वो चपटा हो जाते हैं, से शरीर कमजोर हो जाता है। और जब प्रोटीन के साथ में वसा या विटामिन की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है मेरेस्म्स। वो भी क्या होती है? बच्चों में ही होती है। तो छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वार्सिकोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, पितरस किस अंग से स्रावित होता है? पितरस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो पितरस किस अंग से? अंग पूछ रहा है तो एक ग्रंथि है लीवर, जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, वहां से पितरस स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। पितरस, और ये पितरस कहाँ जमा होता है? पित्त की जो थैली होती है वहां जाकर ये जमा होता है, जो लीवर के पास में होती है। पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। पितरस कहां से स्रावित होता है? कौन से? तो लीवर से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, कहने का मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो वो बीमारी क्या है? वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मधुमेह, इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, शुगर। अरे शुगर का मतलब है ग्लूकोज, और अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो इसमें उसकी शुगर हो गई तो उस बीमारी क्या बोलते हैं? मधुमेह हिंदी में। किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। और इसका मतलब क्या है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। इसी वजह से जो डायबिटीज के या मधुमेह रोग के रोगी होते हैं उनके पेशाब में ग्लूकोज पाया जाता है, और जब वो कहीं पेशाब कर देते हैं तो वहां उस ग्लूकोज को खाने के लिए मकोड़े आते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा टॉयलेट वगैरह में बहुत सी चींटियां घूमती रहती हैं, क्योंकि वो क्या लेने आई वहां? ग्लूकोज। पेशाब में ग्लूकोज था, इस वजह से वो मिठास को देखते हुए इधर आ जाती है। थोड़ा मजाक। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? बीपी नापने का यंत्र का नाम क्या है? तो आपको पता होगा ब्लड प्रेशर जब नापा जाता है वो जो यंत्र डॉक्टर लेते हैं, ऐसे हवा भरते हैं, उस यंत्र का नाम है स्पाइग्मोमैनोमीटर। वो बीपी नापने में काम होता है।
समझ रहे हो, बीपी ब्लड प्रेशर नापने में काम में आता है, वो कौन सा है। और उसमें आपको वो पूछ ले कि उसमें वो जो यंत्र होता है उसमें एक वो पानी ऊपर छटना नीचे, वो क्या है, वो पारा है, वो मरकरी है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी व हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है। जो मसल्स होती हैं और जो बोन होती हैं उनका जो जॉइंट होता है वो कहलाता है टेंडन। वो क्या कहलाता है, टेंडन। मसल्स का जोड़ क्या कहलाता है, टेंडन, मसल्स और हड्डी का। अगला क्वेश्चन है 36, टाइफाइड रोग किस जीवाणु से संबंधित है। तो आपको पहले क्लियर दिया होना चाहिए, टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से या वायरस से। तो जीवाणु से। टाइफाइड रोग किससे होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया से। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग हो जाता है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जो वृक्क है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है। वृक्क किसको बोलते हैं, किडनी को। और उसकी कार्य करने वाली इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, जो किडनी में पाई जाते हैं। इनकी संख्या बहुत होती है, 10 लाख की समथिंग होती है। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के टोटल शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उनमें से 29 तो कहाँ होती हैं, ब्रेन में। ब्रेन में, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, 29। कितनी, 29। 30 इस हाथ में है, 30 इस हाथ में है, 30 पैरों में है, 120 तो यही होगी, 30 तो 120 और 29 इधर है। टोटल हड्डियां होती हैं 206। और जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले पेट में 300 के समथिंग होती हैं, पर बाद में कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, इस वजह से वो कितनी हो जाती है, वयस्क अवस्था में जाते हैं 206। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 29। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कोई ग्रह है उसके चारों ओर अगर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो उसको बोला जाता है उपग्रह। उसको क्या बोला जाता है, उपग्रह। उपग्रह यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो कोई ग्रह है उसके अगर चारों ओर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो उसको बोलते हैं उपग्रह या सैटेलाइट। और एकमात्र पृथ्वी का कोई प्राकृतिक उपग्रह कोई पूछ ले, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हो चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो प्रकृति ने बनाया और वो पृथ्वी की क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, अक्ष किरणों की खोज किसने की। तो अक्ष किरणों की खोज किसने की, रोंजन ने अक्ष किरणों की खोज की। अगला प्रश्न है, कि कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। कौन सा रंग सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो रंग है काला। काला सभी रंगों को क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। कि आने दो भाई, तो काला रंग सभी को अवशोषित कर लेता है। इसी वजह से गर्मियों में जो काला शर्ट या काले कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं, वो गर्मी को अवशोषित कर लेता है, सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। इस वजह से गर्मी ज्यादा लगती है। तो काला रंग है वो क्या करता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, ठहरी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झटका क्यों लगता है। अगर कोई गाड़ी ठहरी हुई है और वो अचानक चल गई तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, लगता है कि नहीं लगता। और अगर वो चलती भी चल रही है, रुक गई, तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है। वो क्यों लगता है, वो न्यूटन का पहला नियम था, जड़त्व का नियम। न्यूटन का फर्स्ट नियम कौन सा था, जड़त्व का नियम, जिसके अनुसार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी, अगर कोई स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो न्यूटन के पहले नियम के कारण झटका लगता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के पहले नियम, जड़त्व के नियम के कारण झटका लगता है। मरीचिका क्यों बनती है। मरीचिका समझते हो आप, आभासी प्रतिबिंब बनना मरीचिका। जैसे आप गर्मियों में अगर किसी रोड पर जा रहे हो तो आपको बहुत दूर पानी भरा हुआ दिखता है, बल्कि वास्तविकता में वहां पानी नहीं होता है। ऐसे ही मरुस्थल में आप कभी गए होंगे तो मरुस्थल में अगर कोई पेड़ है तो उसकी छाया आपको जमीन पे बनी हुई दिखती है उल्टी, तो वो क्या है, मरीचिका। और मरीचिका क्यों बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी 2 बार परावर्तन होना, वो मरीचिका का कारण है, पूर्ण आंतरिक। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग। आपको पता होगा अपने मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है उसका एक हिस्सा होता है सेरिब्रम, जिसमें आपकी याददाश्त,
आपकी स्मृति जो भी कुछ होती है और आपकी जो भी एक्टिविटी वगैरह सब कुछ कहाँ सेटल है, सेरिब्रम में। तो ये अपने जो ब्रेन है उसका सबसे विकसित भाग अगर मस्तिष्क का सेरिब्रम, क्या सेरिब्रम अपने मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। अगला प्रश्न है सेरिबेलम का क्या कार्य है। सेरिब्रम अलग है, अब है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, अपने शरीर का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम क्या करता है, अपने शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। तो सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम करता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो आपको पता होगा घेंगा, जिसको गलगंड रोग भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में गोइटर रोग भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अपने गले में ग्रंथि होती है थायराइड, अगर उसमें थायरोक्सिन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन की कमी किसकी वजह से हो जाती है, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। तो थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो गला फूल जाता है और इस रोग को बोलते हैं गलगंड रोग या घेंगा रोग या गोइटर रोग। समझ गए, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। गलगंड, घेंगा, गोइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। अगला है टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटनेस होता है जो रोग होता है टिटनेस, उससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र उससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है नर हार्मोन कौन सा है। जो नर में हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, लैंगिक हार्मोन। नर लैंगिक हार्मोन, तो वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। जो पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। जो कहाँ बनता है, वर्षण में। कहाँ बनता है, वर्षण में, टेस्टिस में, इस वजह से इसका नाम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अगला हार्मोन है मादा हार्मोन कौन सा है। पुरुष में है तो मादा में भी कोई हार्मोन होगा जो विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है, तो वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। वो हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। उसके अलावा मादा में प्रोजेस्टेरोन भी होता है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी होता है जो दूध स्रावण के लिए आवश्यक होता है। प्रोजेस्टेरोन, एक ऑक्सीटोसिन भी होता है जो बच्चे के जन्म के समय रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। ये मादा हार्मोन हो गया। अगला प्रश्न है HIV की जांच किस परीक्षण से होती है। अगर किसी के HIV हो गई, HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर किसी के HIV हो गई तो उसकी जांच कौन से प्रयोग करोगे, कौन सा परीक्षण करोगे तब पता लगेगी। तो वो परीक्षण होता है एलिजा। आप अगर एलिजा टेस्ट करोगे तो उससे ही पता चलेगा कि आपके HIV है या नहीं है। जिसके भी किसी के हो रही है तो उसकी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एड्स की फुल फॉर्म होती है। ये किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, HIV वायरस की वजह से। एड्स दिवस विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए जो भी है। तो ये आपके टॉप जो 50% थे जो विभिन्न प्रकार की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने बताने की कोशिश की। आपको याद हुए होंगे, ना हुए आप एक बार फिर से देखो, हो जाएंगे। कोशिश की है मैंने, और करेंगे कोशिश, और नहीं भी होंगे तो आप कमेंट में लिखो और दोबारा से पढ़ाएंगे। तरीका थोड़ा अलग लगाएंगे अगर आपको समझ नहीं आए तो, पर मुझे लगता है कि आप सबको आ गए होंगे। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए जो भी कोई कमी है, और हम धीरे धीरे और ग्रो कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम साहब।